जी, अस्सलाम वालेकुम. My name is Dr. Kashif Jahangir. I'm basically working as an assistant professor in Department of Ophthalmology, and welcome to the new fourth year. अब तो आपको काफ़ी दिन हो गए हैं, but for me it's your first lecture, so welcome again. So today I'll be talking about the nasolacrimal system. अभी तक आप लोगों ने थोड़ा सा introductory और इसके बाद जो हमारी refraction या ऐनक का नंबर जो हम देते हैं उसके बारे में बात की है. So we're going to start about the nasolacrimal system. The nasolacrimal system का मतलब आप ये ज़हन में रखें, बेसिकली आँख में जो पानी का आना बनना और उसका जो निकास है. So the production of the tear film and the drainage, ये पूरा मिलके एक nasolacrimal system जो है, that is what we're going to be talking about. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसके आई के अंदर दो पार्ट्स होते हैं जो कि nasolacrimal system को मतलब उसको बनाते हैं. एक is the orbital part, the production part, which is basically the fluid part, और आपका टीयर फिल्म जो बनती है उसमें आपका एक लैक्रिमल ग्लैंड है मेन जो कि प्रोड्यूस कर रहा होता है, और इसके अलावा कुछ और भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में बताएंगे. और एक इसका ड्रेनेज सिस्टम है कि जहाँ से फ्लूइड सारा जो है वो ड्रेन होके आपका नोज में जाके खुलता है रास्ता. So the lacrimal system consists of mainly two sections. One is the structures that secrete the tear fluid, and the others are the structures that facilitate the tear drainage. So एक production और एक drainage, ये main दो part हैं. So starting with the production part, the tear film जो आंसू हमारे वो they're basically made up of three layers. तीन layers होती हैं आंसू के. One is the oily layer, the other one is the watery layer, and the third one is the mucin layer. Now, the oily layer basically is about 0.1 micrometer या micron हम इसको कहते हैं. 0.1 micron जो है उसकी वो साइज होता है. Watery layer जो है वो मेजर पार्ट होता है इसमें टीयर फिल्म का, which is about 8 microns, जबकि mucin layer is about 0.8 microns. ऑयली लेयर जो है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, triglycerides, phospholipids, water में जो है mainly water, 1% organic salts, 0.2 to 0.6% proteins, globulins, albumins, 0.2, 0.02 to 0.06% lysozymes, और बाकी ग्लूकोज, यूरिया, न्यूट्रल म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स वगैरह होते हैं. म्यूसिन लेयर जो है that is basically they consist of epithelium with microvilli and fold. ऑयली लेयर जो है वो आपका मेन जो है दैट आर द मोबोमियन ग्लैंड्स जो कि आंख के ऊपर और नीचे पाए जाते हैं, वहां से बनकर आती है. वाटरी लेयर जो है दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द लैक्रिमल ग्लैंड, और जो आपकी म्यूसिन लेयर है दैट इज कमिंग फ्रॉम द कंजक्टिवल गॉबलेट सेल्स. द टीयर ड्रेनेज, the shingle-like arrangements of the fibers of the orbicularis oculi muscles supplied by the facial nerve causes the eye to close progressively from lateral to medial. जो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है कि ये लेटरल से मीडियल की तरफ जो है आई के ऑकुलर मसल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं. और इसका फायदा क्या होता है कि along their entire length this windshield wiper motion moves the tear film medially across the eye towards the medial canthus. यानी आई के अंदर जो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टीयर फिल्म होती है, जब आई क्लोज करती है इट क्लोजेस फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल साइड, और इसकी वजह से क्या होता है एक वाइपर की तरह वो उसको धकेल के मिडिल साइड पे टीयर फिल्म को भी ले आती है. अब वहां पे पहुंचने के बाद जो है जो सुपीरियर इन्फीरियर पंक्टम है, पंक्टम और सुपीरियर और इन्फीरियर जो पंक्टम्स होते हैं वहां से जो फ्लूइड होता है वो लैक्रिमल आपके जो डक्ट्स होती हैं उसके अंदर चला जाता है, और वो ड्रेन करता है वहां से इनको सुपीरियर और इन्फीरियर लैक्रिमल कैनालिकुलाई इनटू द लैक्रिमल सैक. अब लैक्रिमल सैक से वहां पे नीचे लैक्रिमल डक्ट में और फिर इन्फीरियर कॉन्का में ये आपका ड्रेन होता है. So this is how the tear film is produced. So it is produced, the three layers, they are pushed into the punctum. From the punctum, they go into the canaliculi, the sac, and from the sac into the lacrimal duct, and from there into the nose. तो अगर आप इसमें भी देखें कि ये मसल्स की मूवमेंट आई बॉल जब हम क्लोज करते हैं तो आई बॉल की मूवमेंट क्लोजर की वजह से क्या होता है कि ये बेसिकली पुश करती है टीयर फिल्म फ्लूइड को इनटू द lacrimal sac एंड द punctum, और वहां से कैनालिकुलाई और सैक की तरफ.
सो क्लोजिंग ऑफ दिस मसल जो है वो एक बेसिकली एक पंप लाइक एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो मीडियली उसको पुश करता है. सो इन द रिलैक्स स्टेट द पंक्टा लाइज इन द टीयर लेग. नॉर्मली जो है अगर आप ये देखें तो पंक्टम जो है वो टीयर फिल्म के अंदर मतलब पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो बेसिकली नॉर्मल जो ड्रेनेज अगर हो रही होगी, थोड़ा बहुत फ्लूइड लैक्रिमल सैक तक पहुंच होता है. जब आईलेट क्लोज की गई तो क्लोजर के साथ क्या हुआ कि आईलेट बेसिकली क्लोजर के साथ उसको वो पुश करता है इस इधर, मतलब इनको अंदर की तरफ और इसको बेसिकली इस तरफ. जब इसको टुवर्ड्स लिटरली जब उसको पुश करता है तो बेसिकली एक कैविटी प्रोड्यूस हो जाती है और वैक्यूम लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो टीयर्स आपके यहाँ पे मिडिल साइड पे आए होते हैं उनको वो सक करके सैक के अंदर ले आता है. So with the eyelid closure, the orbicularis oculi muscle contracts, the pretarsal orbicularis squeezes and closes the puncta and canaliculi. The preseptal orbicularis, which inserts into the lacrimal sac, pulls the lacrimal sac open, creating a negative pressure that draws the tears into the sac. और इसी तरह जब आंख दोबारा हम खोलते हैं तो खोलने के साथ क्या हुआ कि ये सारा जो आपका सिस्टम कैनालिकुलाई और पंक्टम और ये सारा है वो सैक की तरफ अगेन पुश होता है. लेकिन यहाँ पे चूंकि एक वॉल्व होता है और वॉल्व जो है उसकी रिवर्स जो है वापस रिफ्लक्स को नहीं होने देता, जिससे ये दिस fluid that has been accumulated in the sac is pushed downwards into the nasal cavity. So with the eyelid opening, the orbicularis relaxes, the puncta opens, and the lacrimal sac collapses, propelling the tears down the duct. So the lacrimal canaliculi are lined with non-keratinized, non-mucin producing stratified squamous epithelium. They run roughly 2 millimeter vertically. यानी कि यहाँ से आपका 2 मिलीमीटर पंक्टम से नीचे कैनालिकुलाई है 2 मिलीमीटर वर्टिकली, फिर उसके बाद 90 डिग्री एक्सिस के ऊपर ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो जाता है, दैट इज अबाउट 8 to 10 millimeters. ठीक, and then they join either the common canaliculi or they can enter into the lacrimal sac independently. और लैक्रिमल सैक जो है वो एक सैक लाइक अपीयरेंस है उसकी, सैक लाइक इसका स्ट्रक्चर है, और वहां से तकरीबन 10 से 12 मिलीमीटर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ये लैक्रिमल डक्ट है जो कि नेजल कैविटी में इंफीरियर टर्बिनेट जो है इंफीरियर मियर्टस के पास वहां पे जाके खुलता है. So how do you test the tear film? मतलब how can you test एक normal जो amount of tear film है वो produce हो रही है या नहीं? जो कि आपने देखा था that is roughly about 2 माइक्रोन जो है ना आपकी टीयर फिल्म का साइज होता है. तो अगर टीयर फिल्म जो है नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही होगी तो आई विल बी केप्ट मॉइस्ट, और आई के अंदर जो सारे जिस तरह बताया कि टीयर फिल्म के अंदर जो ग्रेडियंट जो सारे इसमें फ्लूइड और इसमें और बाकी जो है ग्लूकोज वगैरह और जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि नेसेसरी हैं फॉर आई हाइड्रेशन, उनकी जो जो क्वांटिटी है वो नॉर्मली प्रेजेंट है या नहीं है. तो उसके लिए बेसिकली उसकी अमाउंट ऑफ टीयर फिल्म इन द आई बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वेदर इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एज रिक्वायर्ड, उसको टेस्ट करने के लिए देयर डिफरेंट वेज, देयर डिफरेंट मेथड्स के जिससे हम असेस कर सकते हैं कि वेदर द अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिक्वायर्ड इज दैट इज रिक्वायर्ड इज प्रेजेंट और नॉट. तो इसके लिए 3 मेन टेस्ट है जो हम करते हैं, which is known as the one is known as the Schirmer tear testing, the other one is the tear breakup time or TBUT, and the third one is known as the Rose Bengal test. सो शर्मा टेस्ट क्या है, बेसिकली हमने टीयर फिल्म देखनी है तो टीयर फिल्म की क्वांटिटी देखनी है. टीयर फिल्म की क्वांटिटी देखने के लिए बड़ा सिंपल सा टेस्ट है. अब इसमें अमाउंट ऑफ जो है ना इसमें क्वांटिटी ऑफ द वाटरी कंपोनेंट इन द टीयर फिल्म सिक्रीशन जो है ना उसको हम असेस कर सकते हैं. A strip of litmus paper is inserted into the conjunctival sac. It is commercially available. Basically ये litmus paper की जो strips हैं ये commercially available है. सो आप उसको कंजक्टिवल सैक में इंसर्ट कर देते हैं. उसमें 0 पॉइंट होता है जो कि यहाँ से शुरू होता है 0 पॉइंट, और 0 से फिर यहाँ पे मेजरमेंट्स होती हैं जो नीचे तक आ रही होती हैं. After about 5 minutes, at least 15 millimeter of the paper should turn blue due to the alkaline tear fluid. और अगर values less than 5 millimeter हैं तो वो they are considered as abnormal or abnormal presence of the tear film. इसी तरह टीयर ब्रेकअप टाइम, नॉर्मली जो टीयर फिल्म है वो हमारी पूरी आई को हाइड्रेट करने के लिए जब हम इसको ब्लिंक करते हैं तो नई टीयर फिल्म जो आती है दैट इट स्प्रेड्स अलोंग होल ऑफ द कॉर्निया एंड द आई बॉल. इसको बेसिकली चेक करने के लिए वी कैन स्टेन इट विद द फ्लोरेसेंट डाई.
फ्लोरेसेंट डाई जो अब आप आंख में एक ड्रॉप की सूरत में इंस्टिल करते हैं, तो जब भी आंख ब्लिंक करेगी तो आपको वो डाई पूरी आई बॉल के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एक स्मूथ पैटर्न में नजर आनी चाहिए। वो इस चीज को बताती है कि जी आई की जो टीयर फिल्म है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। So the fluorescent dye, 10 microliter of a 0.125% fluorescent solution is added to the precorneal tear film. The examiner notes, अब नोट क्या करना है कि बेसिकली आपने बगैर ब्लिंक किए, आई को नोट करने के बगैर ब्लिंक किए कितनी देर के बाद ड्राई स्पॉट्स जो कि ब्लैक एरियाज हैं वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज बेसिकली द स्टे टाइम ऑफ द टीयर फिल्म जो कि आई में उसका है। So examiner notes when the first signs of the drying occurs without the patient closing the eye. Now the tear breakup time normal is about 10 seconds. So आपका ये normally जो है वो 10 seconds के अंदर हो, और अगर 4 seconds से कम होता है तो definitely इसमें कोई ना कोई abnormality या कोई और problem या tear film जो है stability वो present नहीं है। So the third one is the Rose Bengal test. The Rose Bengal dyes the dead epithelial cells and the mucin. So all the tissues which are dead, which are not functioning properly, they which are present within the eyeball, such as आपके mucin जो cells होते हैं जो कि goblet cells release कर रहे हैं mucin, अगर वो properly produce नहीं आ रहा है और वो dead tissue ज़्यादा produce हो रहा है वहाँ पे या वहाँ पे वो present है, जिसकी वजह से tear film की stability present मतलब maintain नहीं रहेगी, तो उसको check करने के लिए you put in a rose bengal आई ड्रॉप की फॉर्म में, ड्रॉप्स की फॉर्म में उसको आंख में डालते हैं। सो वो क्या करता है कि जो आपके डेड जितने भी टिश्यूज होंगे, म्यूसिन सेल्स और एपिथेलियल सेल्स, इनको वो स्टेन कर देगा। सो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ द dead epithelial cells and mucin indicate that the tear film is not normal. So this test has proven particularly useful in evaluating dry eyes. So वो हमने बात की टीयर फिल्म की जो प्रोडक्शन के जो पार्ट्स हैं या उसके जो कंपोनेंट्स हैं टीयर फिल्म के, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं कि आई बॉल के अंदर जितनी टीयर फिल्म चाहिए क्या वो प्रेजेंट है या वो कम है। सो ये तो हो गया बेसिकली ड्राई आई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको असेस कर रहे हैं कि टीयर फिल्म की जो हमें क्वांटिटी जितनी चाहिए वो उतनी उससे कम तो नहीं है। ओवर प्रोडक्शन तो सिंपल उसके जो सिम्टम है वो क्लिनिकल फीचर होगा, दैट इज वाटरिंग, कि अगर आपकी आंख में प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है टीयर फिल्म की तो उसकी मेन कंप्लेंट जो है वो वाटरिंग के साथ पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा। अब वो वाटरिंग आया दो वजूहत हो सकते हैं, या प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है या ड्रेनेज प्रॉपर्ली ठीक नहीं हो रही है। तो इस चीज को एवेल्युएट करने के लिए कि आया ड्रेनेज ठीक नहीं हो रही है, हमारे पास फर्दर कुछ टेस्ट हैं जो हम करते हैं। प्रोडक्शन ज्यादा की फिर आगे फर्दर वजूहत हो सकती हैं, जिसमें आपका कोई भी कॉर्निया या आंख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है, कोई एलर्जिक कंपोनेंट है, कोई इन्फेक्टिव कंपोनेंट है, कोई भी ऐसी चीज जो कि नॉर्मल से हट के है, जो आंख में इरिटेशन या आंख में एक उसको फॉरेन बॉडी की सेंसेशन को प्रोड्यूस कर रही है, उसको खत्म करने के लिए आई का डिफेंसिव मैकेनिज्म यही है कि वो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स कर देता है। तो ये एवेलुएट करने के लिए आया प्रोडक्शन ज्यादा है या ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, तो हम ये टेस्ट करते हैं जो कि बेसिकली ड्रेनेज को प्रोसेस या ड्रेनेज का जो सारा मेथड है या ड्रेनेज का जो सारा रास्ता है उसको एवेलुएट करते हैं कि ड्रेनेज प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही है। So, तीन मेन टेस्ट हैं जो हम करते हैं। वन इज द कंजक्टिवल फ्लोरेसेंट डाई टेस्ट, प्रोबिंग एंड इरिगेशन एंड रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट स्टडीज। कंजक्टिवल डाई टेस्ट क्या है? सिंपल। अब नॉर्मली जब भी हम आंख के अंदर जो है कोई भी ड्रॉप शो या कोई भी जो टीयर फिल्म या कोई भी टीयर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी ब्लिंक के साथ वो ड्रेन हो जाते हैं। अब हमने ये देखने के लिए कि आया वो प्रॉपरली ड्रेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हम सिंपल ये करते हैं कि जो हमारी टीयर फिल्म है इसको स्टेन कर देते हैं विद फ्लोरेसेंट डाई। अब फ्लोरेसेंट डाई के साथ स्टेन होने का एडवांटेज क्या होगा कि हमें ये आइडिया हो जाता है कि अब जो भी टीयर फिल्म है वो आंख के अंदर जितनी भी देर टीयर फिल्म रहेगी, जैसे ये अब आपको एक स्लाइड सी स्ट्रिप नजर आ रही है, ठीक है, ये अब स्टेन्ड है। ट्रांसपेरेंट टीयर फिल्म हमें चूंकि एवेल्युएशन करने में मुश्किल होती है और हमें प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रही होती, इस वजह से हम उसके बारे में मतलब एवेल्युएट नहीं कर सकते कि वो जो जा रही है और उसके बाद नहीं आ रही है टीयर फिल्म, वो प्रॉपर्ली जो है सिस्टम चल रहा है या नहीं। बट बाय इंस्टिलिंग फ्लोरेसेंट डाई इन द आई,
उसका एडवांटेज ये होगा कि जब तक वो डाई वहां पे मौजूद है, इसका मतलब है कि नई टीयर फिल्म की लेयर अभी नहीं आई, और जब वो ड्रेन हो जाएगी ड्राई और उसके बाद नई नॉर्मल जो है वो ट्रांसपेरेंट टीयर फिल्म आ जाती है, तो इसका मतलब है कि जो पुराना टीयर फिल्म की लेयर थी वो सारी ड्रेन हो चुकी है। अब जिस तरह बताया था कि ये सारा जो टीयर फिल्म है, ये टीयर्स जो हैं ये ड्रेन होते हैं फ्रॉम द पंक्टम टू द नोज या नेजल कैविटी। तो अगर हम नेजल कैविटी के अंदर कोई भी सिंपल ईयरबड ही अगर आप डाल देते हैं, तो अगर वो स्टेन कुछ देर के बाद आ जाता है, तो हम नॉर्मल जो है उसको डालने के बाद तो हम कहते हैं कि जी इसका जो लैक्रिमल सिस्टम, नेजल नेजल सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, वो इसका पेटेंट है, वो रास्ता खुला हुआ है। So अब क्या है कि जी normal tear drainage can be demonstrated by having the patient blow his or her nose into the facial tissue या आपका earbud following the application of a 2% fluorescent sodium solution to the inferior fornix। अगर वो stain हो जाता है तो आपका lacrimal system patent है। अगर वो ये सारी चीजों के बावजूद stain नहीं होता नीचे, तो that means कि आपका जो टेस्ट है वो जोन्स टेस्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है जी, जो स्टेन होना इज पॉजिटिव और स्टेन ना होना वो नेगेटिव है टेस्ट। इट मींस के रास्ते में कहीं ना कहीं कोई रुकावट मौजूद है। अब अगर फर्दर फिर इसको एवेलुएट करने के लिए कि इफ यू वांट टू असेस, मतलब इसी चीज को फर्दर फिर हमें ये देखना है कि इफ सपोज द जोन टेस्ट इज नेगेटिव एंड वी सी दैट देयर इज सम ब्लॉकेज एट सम पॉइंट, सो हाउ कैन वी असेस, एंड इन ऑर्डर टू असेस where the in order to localize the blockage we have to do further testing। और उसमें फिर आ जाता है probing and irrigation। Probing and irrigation में what we have to see is basically from the punctum up to the meatus where the blockage lies। और उसको assess करने के लिए what we do is basically these examination methods are used to locate the stenosis, or the position, or the locate the exact position of the stenosis। After application of a topical anesthetic, a conical probe is used to dilate the punctum। ये conical probe है जिसको punctal probe भी कहते हैं, उससे हम punctum जो है उसको थोड़ा सा dilate करते हैं। So क्या क्यों? क्योंकि then the lower lacrimal system could be flushed with a physiological saline solution introduced through a blunt cannula। यहाँ से आपने कैनुला लगाया, इसमें नॉर्मल सेलाइन है, नॉर्मल सेलाइन से आप इसको इंजेक्ट करते हैं। अब इंजेक्ट करने के बाद आपने फिर इसमें फर्दर देखना है कि where the position of the blockage is present। If the passage is unobstructed, the solution will drain freely into the nose। ठीक है जी। और अगर ब्लॉक्ड है तो फिर उसके बाद हमने फर्दर इसके वो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि उसमें क्या देखना है कि साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देखनी है। अगर if there is no obstruction, so this cannula should directly drain into the sac and into the nasal cavity। But if there is stenosis, suppose करते हैं कि जी हमारी stenosis common canaliculi या इसी canali, अगर इसी canaliculi के लेवल पे जैसे ये है तो inferior में से आप उसको जब उसको इंजेक्ट कर रहे हैं फ्लूइड को और उसी में से वापस आ रहा है फ्लूइड and it's not coming from above and it's not being felt in the nose, then it means that the stenosis is before or beyond the level, prior to the level of the common canaliculus। और अगर उसमें से वो आप जब इंजेक्ट करते हैं वो नाक से गले में नहीं आता, मतलब ये नोज में फील नहीं होता, बट इट बेसिकली रिगर्जिटेट्स from the same punctum and from the other side or the upper punctum, it means then the blockage is present within the common canaliculi। Similarly, if the fluid enters into the sac and is regurgitated from the upper punctum, then the blockage normally lies in the nasolacrimal duct। So here, this is known as a probing test। Probing test may we can evaluate whether it's a soft stop, hard stop, and third thing that we evaluate is whether the fluid is felt in the throat or not felt। If it's a soft stop, then the most common location is either in the inferior canaliculus जहां से हमने उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, इन द कॉमन कैनालिकुलस, क्योंकि ये एक सॉफ्ट टिश्यू है तो सॉफ्ट टिश्यू की एक सॉफ्ट स्टॉप की अपीयरेंस देता है या एक सॉफ्ट स्टॉप की फीलिंग देता है। बट इफ इट इज अ हार्ड स्टॉप मींस कि आपका कैनालिकुलाई हैज एंटर्ड इनटू द सैक एंड नाउ यू आर टचिंग बेसिकली द मीडियल द साइड ऑफ द sac which is the lacrimal bone। तो यहाँ पे आपको जो lacrimal bone को जब आपकी प्रोब टच करती है तो एक हार्ड स्टॉप की फीलिंग मिलती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हार्ड स्टॉप का मींस के कॉमन कैनालिकुलस, ये वाला कैनालिकुलस, ऊपर वाला कैनालिकुलस ये पेटेंट है, ब्लॉकेज जो भी है वो इंफीरियर किसी
लैक्रिमल डक्ट के लेवल पे कहीं पे है। तो थर्ड जो है वो रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट स्टडीज हैं। रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट स्टडीज क्या है कि डिजिटल ऑब्स्ट्रक्शन, डिजिटल सब्सट्रैक्शन डेक्रियोसिस्टोग्राफी. These studies demonstrate only the contrast medium and image the lower lacrimal system without superimposed bony structures. अगर आपका कोई bony structure की abnormality है या किसी और वजह से हो रहा है तो उसको वो localize करने के लिए डेक्रियोसिस्टोग्राफी हम करते हैं. अब let's come to the pathological abnormalities caused by the blockage of the nasolacrimal system. सबसे कॉमन जो है वो neonatal. अमूमन कई दफा about 6% of the newborns have a stenosis of the mouth of the nasolacrimal duct due to a persistent mucosal fold, which is the lacrimal fold or the valve of the Hasner. अब होता क्या है कि पैदाइश के फौरन बाद अमूमन प्रेजेंट करते हैं बच्चे के वालिदैन जो हैं with the complaint that the child is basically having issues कि watering जो है is always present in the eyes. और जब आप उससे हिस्ट्री में डिटेल में पूछेंगे तो वो कहेगा जी जब से पैदा हुआ है तब से इसको ये प्रॉब्लम चल रहा है. और वाटरिंग के साथ अक्सर जो है बेशतर उसकी आंख में इन्फेक्शन भी हो जाता है और आंख रेड हो जाती है और प्यूरलेंट डिस्चार्ज भी आना शुरू हो जाता है. अब क्यों है कि द रिजल्टिंग रिटेंशन ऑफ द टीयर फिल्म provides ideal growth conditions for the bacteria, particularly the Staphylococci, the Streptococci, and the Pneumococci. इसकी वजह से जो बेसिकली पैथोलॉजी है वो सारी इसकी वजह से है एंड दिस बेसिकली कॉजेज द रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड, कॉजेज द स्टैग्नेशन ऑफ द फ्लूइड. इट्स नॉट ड्रेनिंग प्रॉपर्ली, इट रिमेन्स वेयर इट इज एंड एज अ रिजल्ट बैक्टीरिया फाइंड अ वेरी नाइस एरिया फॉर ग्रोथ और वहां पे ग्रोथ की वजह से वहां पे इन्फेक्टेड हो जाता है और इन्फेक्टेड की वजह से ये सारा प्रॉब्लम होता है. अब पेशेंट की मेन कंप्लेंट वुड बी watering of eye since birth. Normally unilateral होगा, but there are sometimes मतलब कई दफा ऐसा होता है कि it can be bilateral. तो पेशेंट मेन कंप्लेंट जो है वो watering के साथ आपके पास प्रेजेंट कर रहा होता है. अच्छा, ये रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से व्हाट हैपेंस इज द लेजर लैक्रिमल सैक तक जो पंक्टम से कैनालिकुलर और नेजो लैक्रिमल सैक तक की जो है वहां पे सैक के अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से इन्फेक्टिव हो जाता है और इन्फेक्टिव होकर कई दफा इसका साइज इंक्रीज कर जाता है सैक का. दिस इंक्रीज साइज may present as a mucocele as you can see in this picture of the child कि यहाँ पे एक swelling की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है कि ये swelling जो है आंख में प्रोड्यूस हो गई है. This is known as a mucocele. If it is present as a result of blood है तो फिर आपको जो है हेमोसील या पस है तो वो पायोसील के साथ वो प्रेजेंट कर सकता है. It is a very sometimes it presents in an acute stage क्योंकि इसके साथ जो है वो पस अगर कई दफा अंदर ही सैक फट जाए तो वो पस अंदर ही ड्रेन के सारा पेरी ऑर्बिटल एरिया जो है आई का बॉल के साथ एरिया उसके भी स्वेलिंग प्रोड्यूस कर देता है. और इसकी स्वेलिंग की वजह से पेशेंट जो है वो बच्चों के जो है वो दैट इज बेसिकली स्वेलिंग ऑफ द आईलिड और क्लोजर ऑफ द आईलिड और एक्यूट इन्फेक्शन के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं. हाउ डू यू मैनेज इट? So symptoms तो जिस तरह बता दिया कि जी shortly after birth, usually within 2 to 4 weeks, the pus is secreted from the punctum. The disease continues subcutaneously, and the pus collects into the palpebral fissure. The conjunctiva is usually not involved, but can be also involved. During the first few weeks, शुरू में क्या है जी infant should be monitored for spontaneous opening of the stenosis. अब चूंकि ये valve of Hasner basically जो है वहाँ पे एक normal होता ही है क्योंकि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे की पैदाइश से पहले वहाँ पे टीयर फिल्म चूंकि प्रोड्यूस नहीं हो रही, टीयर ड्रेनेज का सिस्टम अभी जो है वो चलना शुरू नहीं हुआ तो वहाँ पे अभी जो ना होने की वजह से वॉल्व हैजनर जो है वो नॉर्मली आपका अभी एक मेम्ब्रेन होती है थिन सी जो कि वहाँ पे प्रेजेंट होती है. आफ्टर बर्थ थोड़ी ग्रोथ के साथ वो मेम्ब्रेन जो है उसमें स्ट्रेच पड़ने की वजह से मेम्ब्रेन टूट जाती है जिसकी वजह से आपके टीयर फिल्म का जो वो सारा है ड्रेनेज सिस्टम वो स्टार्ट हो जाता है. बट इन सम चिल्ड्रन जो 6% चिल्ड्रन है जिनमें वो मेम्ब्रेन नहीं खुलती तो इससे क्या होता है कि टीयर फिल्म की प्रोडक्शन तो शुरू हो गई बट ड्रेनेज का रास्ता वो बंद हो गया. अब हम जो फर्स्ट फ्यू वीक्स इसलिए होते हैं क्योंकि कई दफा उसमें टीयर फिल्म के कम ज्यादा इतनी नोटिसेबल नहीं होता लेकिन जैसे जैसे सैक भरना शुरू हो जाता है तो वैसे वैसे जो है इन्फेक्शन या रिपीटेड इन्फेक्शन या सैक की स्वेलिंग जो है एज अ म्यूकोसील आपको अपेरेंटली नजर आनी शुरू हो जाती है.
अब हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो इसलिए शुरू के कुछ हफ्ते या 10 से 15 दिन महीना हम ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ, और उसको सिंपल एक एंटीबायोटिक अगर डिस्चार्ज के साथ आ रहा है तो माइल्ड सी एंटीबायोटिक दे के भेज देते हैं। रीजन बीइंग कि वी वांट टू सी कि वेदर थोड़ी ग्रोथ के साथ उसकी बोन की ग्रोथ भी जब होगी तो वो मेम्ब्रेन जो है शायद वो ऑटोमेटिकली खुद ही रिग्रेस कर जाए या खत्म हो जाए। जैसे ही वो मेम्ब्रेन रिग्रेस कर जाएगी या खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रास्ता पेटेंट हो जाएगा और ड्रेनेज शुरू हो जाएगी। अगर वो नहीं ड्रेन हो पाता है तो व्हाट वी डू इज बेसिकली वी प्रोड्यूस अ पॉजिटिव प्रेशर बाय मसाजिंग द लैक्रिमल सैक। लैक्रिमल सैक का मसाज से क्या एडवांटेज है, उसको करने का तरीका ये है कि आपने पंक्टम और कैनालिकुलाई को थोड़ा सा बंद करना है ताकि नेगेटिव रिफ्लक्स या आंख में वापस जो है रिगर्ज ना कर जाए। फिर उसके बाद आपने सैक को हल्का सा दबाते हुए डाउनवर्ड मोशन में उसको उंगली को आपने प्रेस करना है। उसका एडवांटेज क्या है कि जो सैक के अंदर एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है उसका पॉजिटिव प्रेशर हमने प्रोड्यूस करना है वाया द nasolacrimal duct onto that membrane। अब वो बार बार रिपीटेड जो है उस प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर के साथ क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन जो है वो कई दफा फट जाती है, और बल्कि नॉर्मली मोर देन 50% चिल्ड्रन में अगर आप रिपीटेड मसाज करते रहें तो वो पेटेंट हो जाता है। So often massaging the region several times daily while carefully applying pressure to the lacrimal sap will be sufficient to open the valve of Hasner and eliminate the obstruction. सो हियर यू कैन सी कि ये आपका सैक का एरिया जो है उसमें आपको बता रहे हैं कि ये किस तरह आपने करना है। बच्चा ये बहुत इरिटेबल होता है तो सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस व्हेन डूइंग दिस मसाज। सो ये सैक का एरिया है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने प्रेशर दबाते हुए इसको लेके जाना है ताकि सैक के ऊपर प्रेशर रखते हुए वहां से नीचे की डायरेक्शन में जब आप लेके जाएंगे तो वो सारा फ्लूइड जो सैक के अंदर एक्यूमुलेटेड है वो प्रेशर प्रोड्यूस करेगा ऑन टू द वॉल्व ऑफ हेजनर। अगर 1 साल की उम्र या सपोज करते हैं 7 to 8 months की एज तक भी जो आपके ये it doesn't open and the membrane is very thick, then after 8 months and up to 13 months of age जो है उसके लिए फिर हम we have to mechanically open it via doing a probing। अच्छा, अब इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ जी कि सपोज दैट यू हैव अ फ्लश, मतलब आपका ये वॉश बेसिन है। वॉश बेसिन जो है वो आपका या आपका नॉर्मल जो वॉश बेसिन है वो ऑक्लूड हो गया हुआ है कि नीचे जो उसकी ड्रेनेज सिस्टम है वहां पे कोई ना कोई गंद कचरा उसने आके उसको ब्लॉक कर दिया। So what you do is basically first you try to open it by increased pressure, कि आप ऊपर से पानी और ज्यादा डालते हो, ऊपर से प्रेशर के साथ पानी डालते हो ताकि वो प्रेशर के साथ जो पानी है वो फ्लो उस सारा ड्रेन सिस्टम को ओपन कर दे। और अगर उस ड्रेन सिस्टम को वो ओपन नहीं कर पाता तो व्हाट यू डू इज बेसिकली आप वो तार लेते हैं और तार लेके उस वॉश बेसिन के उसमें सुराख में डाल के वहां से तार के साथ आप मैकेनिकली उस ऑब्स्ट्रक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू व्हेन it doesn't open by it doesn't open normally or by doing a massage. It means now we have to mechanically break that obstruction, otherwise watering or discharge or discomfort और ये सारे complaints इसको चलती रहेंगी और आगे फिर और complications produce कर सकती है। So उसके लिए फिर हम probing करते हैं। प्रोबिंग क्या है कि जी इफ द सिम्टम्स परसिस्ट, इरिगेशन और प्रोबिंग अंडर द शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थीसिया, शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थीसिया में हम करते हैं। अब हमने करना क्या है कि प्रोब एक स्मॉल डायमीटर की प्रोब जो कि ऑलमोस्ट उस लैक्रिमल कैनालिकुलाई के साइज की प्रोब होती है, वो हम उसके पाथवे पूरा उस रास्ते में से गुजारते हैं जहाँ पे उसका है। सपोज अब ये अब आप देख रहे हैं इसमें इसने क्या किया कि इसने अपर पंक्टम में से उसको गुजारा, कैनालिकुलाई में से गुजारा और फिर ऊपर पहुंचने के बाद डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड कर दी कि सैक में से, ताकि उसकी डायरेक्शन प्रोब की डायरेक्टली रहे टूवर्ड्स द वॉल्व ऑफ हेजनर जो यहाँ पे। अब वो क्या करते हैं कि मैकेनिकली इस प्रोब को वहां से सैक में से गुजार के डक्ट में से गुजारते हुए यहाँ पे ला के उसको मैकेनिकली जो है प्रेशर दे के या जोर के साथ उसको मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं। जैसे अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर ले जाके ऊपर से फिर नीचे लेकर आएंगे तो वो तोड़ देंगे। तोड़ के अगर रास्ता खुल गया हुआ है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि वही फ्लोरोसेंट डाई आप लेके सिरिंज के साथ उसी रास्ते के अंदर पेटेंसी उसके अंदर आप इंजेक्ट करें और जब इंजेक्ट करके उसके नेजल कैविटी में आपकी डाई, यू कैन फील द डाई कमिंग आउट ऑफ द नेजल कैविटी, इट मींस नाउ you have opened the pathway
और रास्ता खुलने के साथ अब ड्रेनेज जो है उसकी प्रॉपर्ली ठीक हो जाएगी। और सेकेंडली कुछ अर्से बाद जब आप पेशेंट को फॉलो पे देखेंगे तो वो कंप्लेंट जो उसकी वाटरिंग की थी या वाटरी आईज की थी वो अब ठीक हो चुका होगा। अच्छा, अगर 2 साल की उम्र के बाद बच्चे प्रेज़ेंट जो कर रहे होते हैं, उनमें फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वहाँ पे आपकी जो है कई दफ़ा प्रोबिंग करने के बावजूद वो मेम्ब्रेन इतनी एडहेरेंट हो चुकी होती है या उस एरिया में इस हद तक चेंजेज़ आ चुकी होती हैं कि आपकी कई दफ़ा प्रोबिंग जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होती। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप प्रोबिंग करते हैं, कुछ अर्सा पेटेंट रहता है, बट वहाँ पे फाइब्रोसिस और हीलिंग का अमल जब आता है, तो हीलिंग और फाइब्रोसिस से फिर एक मेम्ब्रेन बन के उसको वो क्लोज कर देती है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली यू हैव टू कीप दैट पाथवे पेटेंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप नहीं करेंगे तो वो बार-बार जो है वो प्रोबिंग के बावजूद वो बंद होता रहेगा। सो इसके लिए फिर आप इसको इस तरह मतलब बार-बार जो है करने की बजाय व्हाट यू रिक्वायर इज बेसिकली यू हैव टू पुट समथिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया कि जहाँ पे आपकी वो ब्लॉकेज मौजूद थी ताकि वो उसको ड्रेन कर सके। और उसके लिए फिर हम जो करते हैं दैट इज नोन एज अ क्लोज्ड इंट्यूबेशन। तो अगर वो पेटेंट नहीं हो सका तो nasal lacrimal intubation is an invasive technique initially thought for the resolution of persistent chronic lacrimal nasal duct obstruction consisting of the placement of a silicone tube stent in one or both of the canaliculi. So हमारा मकसद क्या है कि जी हमने बेसिकली उसके अंदर आपने जो गुजारना है ये प्रोब गुजारनी है ताकि ये ट्यूब जो है उस नेजल लैक्रिमल ट्यूब ये पंक्टम कैनालिकुलाई और उससे नीचे से होता हुआ वहां पे चला जाता है और वहां से उसको ड्रेन करता है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। और वहां से मतलब उसके आगे जो है फर्दर इसमें आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और उस वीडियो में भी आपको फिर बताऊंगा कि जी फर्दर इसमें हम क्या कर सकते हैं। सो नाउ एनी क्वेश्चंस प्लीज। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि if a patient has watering eyes related to cold environment, otherwise normal, having pain along the eyelid margin, what is the probable cause? I don't think so. Watering eyes environmental जो watering eyes है again जिसमें कहा ना कि irritation environmental factors में irritation anything which causes irritation in the eyes the eye would मतलब उसका जो defensive mechanism है that is watering और वो एक तरह से defense करके वो ये assume करती है कि there is something in the eye उसको wash out कर रहा होता है। दूसरा जी क्वेश्चन है कि इफ अ पेशेंट हैज वाटरी आइज रिलेटेड वही है दोबारा रिपीट किया उन्होंने बारक अडल्ट हो या बच्चा हो सारों के अंदर वही है एलर्जिक के ज्यादा चांसेस होते हैं वाटरी आइज की। और वो पेन जो है अगर नॉर्मल हैविंग पेन अलोंग द आईलिड मार्जिन पेन की जो है उसे डिफाइन करना पड़ेगा पेन कितना है और कितना ज्यादा है और उसकी सिविरिटी क्या है। पेन की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं पेन रबिंग की वजह से भी हो सकता है और पेन कोई इरिटेटिव फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। जी एनी अदर क्वेश्चन। आप चैट बॉक्स में अपने जो है कोई अगर क्वेश्चंस हैं यू कैन सेंड मी थ्रू द चैट बॉक्स। वन मोर। इफ अ पेशेंट नहीं। जी सो आई थिंक एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। कोई सवाल किसी के दिमाग में किसी किस्म का अभी तक कोई ऐसा नहीं है। ऑडियो उन्होंने ऑफ की हुई है चैट में। अच्छा, फॉर हाउ मच टाइम क्लोज इंट्यूबेशन शुड बी यूज्ड फॉर प्रोबिंग आफ्टर प्रोबिंग टू प्रिवेंट फाइब्रोसिस। अच्छा, इफ यू मैं आगे बताऊंगा वीडियो में भी बल्कि आपको एक वीडियो दिखाएंगे इसमें प्रोबिंग करते हुए भी दिखाएंगे इंशाल्लाह जो हम कर रहे थे यहाँ पे। प्रोबिंग के बाद इंट्यूबेशन अगर प्रोबिंग कामयाब नहीं होती सपोज प्रोबिंग करते हैं बच्चों में कामयाब नहीं होती तो अमूमन जो है आई बेसिकली प्रेफर कि जी एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स के बाद दोबारा एक प्रोबिंग की रिपीट किया जाए। अगर 2 टाइम्स
सक्सेस रेट आपका नेगेटिव है, तो 2 दफा करने के बावजूद भी प्रोबिंग जो है वो फेलियर की तरफ जा रही है, देन वी गो फॉर अ क्लोज इंट्यूबेशन. Closed intubation में what I have seen that the longer the tube remains inside that nasolectomy system, the more are the chances कि ये patent रहेगा. एवरेज जो अगर मैं देखूं तो मैंने 3 to 4 months आई प्रेफर कि मैं 3 से 4 महीने तो लाजमी रखता हूँ बच्चों में, तो 3 से 4 माह के बाद मैंने रिजल्ट्स आई हैव सीन थे वेरी रिमार्केबली गुड रिजल्ट्स, जिनमें 2 महीने से पहले अगर हमने प्रोब रिमूव ट्यूब रिमूव कर दिए, या बच्चे ने किसी वजह से, या माँ बाप ने, कई दफा होता है जी बदएहतियाती की ट्यूब निकाल दी, कई दफा खुद काट देते हैं, कई दफा बाहर निकाल देते हैं, तो उसकी वजह से अगर आपको निकालनी पड़ गई है तो उसमें 50-50% तकरीबन चांसेस हो जाते हैं. सो कीप इन माइंड कि नॉर्मली अगर मतलब हम बात करें कि अगर 100% की हम बात करें तो 100 में से हार्डली 50% जो है बच्चे वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है उनका. 50% में से बाकी जो 50% है, तो 50 भी नहीं बल्कि मैं कहूँगा, मेरे ख्याल है 40% बाकी जो बच्चे हैं उनमें आपको प्रोबिंग करनी पड़ती है. उन प्रोबिंग करने वाले बच्चों में 90% जो बच्चे हैं वो पहली ही प्रोबिंग में उनका रिजॉल्व हो जाता है मसला. बाकी 10% रह जाते हैं जिनको दोबारा प्रोबिंग करते हैं. उन 10% में से 2% होंगे जिनका नहीं होता. तो उन 2% में जितना आप डिले करते हैं, असल में जो प्रोबिंग प्रोबिंग के लिए आप असल में सिर्फ आई थिंक वन शुड वेट अप टू 8-9 months of age. 9 महीने के बाद और 1.5 साल से पहले पहले प्रोबिंग हो जानी चाहिए हर सूरत में. अगर प्रोबिंग नहीं हुई तो फिर प्रोबिंग के जो चांसेस हैं, ये रिजल्ट्स हैं, वो आपके मतलब कम होना शुरू हो जाते हैं. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ प्रोबिंग बिफोर द एज ऑफ कह लें 13-14 महीने तक. बस आपको उससे पहले तक हो जानी चाहिए. बाकी 4 महीने आई इज अ वेरी रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम कि अगर आपने इंटीग्रेशन की हुई है तो 4 months इज क्वाइट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम कि आपका तब तक इसका अंदर इंटीग्रेशन की ट्यूब है वो रखे. जी Sorry to interrupt you, sir. Just 3 minutes left. ठीक है, मैं तो खत्म कर चुका हूँ लेक्चर, अगर बस सवाल जवाब चल रहे हैं. जी कोई और क्वेश्चन? मेरा ख्याल है बस हो गया जी, सारों ने समझ लिया, पढ़े लिखे बच्चे हैं. चलें जी, थैंक यू वेरी मच.